डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 हिंदी वसंत तीसरा पाठ हिमालय की बेटियां। मैं आपका हिंदी टीचर ओम प्रकाश यादव। शुरू करते हैं। हिमालय की बेटियां अर्थात हिमालय से निकलने वाली नदियां। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस पाठ में हिमालय से निकलने वाली विभिन्न नदियों के बारे में जानेंगे। लेखक कहता है, अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। ये सब बातें नदियों के बारे में कही जा रही है। संभ्रांत का मतलब है बहुत ही ज़्यादा सभ्य प्रकार की। आगे देखिए। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। जैसे कि मैंने बताया, सब बातें नदी के बारे में। लेखक ये कह रहा है कि नदियाँ उनको माँ, दादी, मौसी, मामी आदि की तरह लगती हैं। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, अर्थात मैं हिमालय पर्वत पर गया, तो वे कुछ और रूप में सामने थीं। अर्थात मैंने अब यहाँ नदियों को देखा तो उनका असली रूप मुझे समझ में आया। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। अर्थात हिमालय में जब हम देखते हैं तो यही नदियाँ पतली और कम चौड़ाई वाली, कम पानी वाली नज़र आती हैं, लेकिन जब यही नदियाँ मैदान में उतरती हैं तो बहुत चौड़ी नज़र आ जाती हैं, विशाल नज़र आती हैं। ऐसा इसलिए होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि पहाड़ों में जब नदियाँ बहती हैं तो उस समय में वो गहराई में अधिक होती हैं, उनकी गहराई ज़्यादा होती है, इसीलिए उनमें छोटी और पतली नज़र आती हैं। लेकिन जब यही नदियाँ मैदान में आती हैं तो इनकी गहराई कम हो जाती है और इसीलिए इनकी चौड़ाई बढ़ जाती है और हमें लगता है कि बहुत बड़ी नदी होगी। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी ये भाव भंगिमा, इनका ये उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। लेखक ने ये सारी बातें नदियों के लिए कही है कि ये नदियाँ जब पहाड़ों में रहती हैं तो उछलती हैं, कूदती हैं, खिलखिलाती हैं, आवाज़ें करती हैं, लेकिन जैसे ही ये सब मैदान में जाती हैं तो गायब हो जाता है। भाव भंगिमा अर्थात इनका ये रूप, ये शब्द आया है एक, भाव भंगिमा, इसका मतलब है इनका रूप। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता। कौतूहल मतलब आश्चर्य, विस्मय मतलब किसी भी चीज़ को देख करके चौंक जाना, जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देख करके होता है। ये नदियों के बारे में कहा गया है। बेटियों की बाल लीला अर्थात इन नदियों की लीला जब ये पहाड़ पर बह रही होती हैं। आगे देखिए। कहीं ये भागी जा रही हैं? लेखक प्रश्न कर रहा है कि क्या ये कहीं भागी जा रही हैं? पहाड़ पर जब नदी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो कहीं भागी हुई जा रही है। वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अर्थात ये कहाँ जाना चाहती हैं? इनका लक्ष्य क्या है? ये इतनी बेचैन क्यों है? इतनी तेज़ी से क्यों भागती हैं? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है, महान पिता का विराट प्रेम अर्थात हिमालय का प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है, अर्थात इनका हृदय भरा नहीं है। अतृप्त होना मतलब भरा न होना, मन खाली होना, ये एक शब्द आया अतृप्त। तो वह कौन है, वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? लेखक कह रहा है कि नदियाँ पहाड़ से निकली हैं, पहाड़ इनका पिता है, इनसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन फिर भी नदियाँ अपने पिता को छोड़ करके जाती हैं। इनका लक्ष्य कहीं और है। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधितकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। अधित्यकाएँ और उपत्यकाएँ, ध्यान दीजिएगा, ये दो शब्द आए हैं। ये पहाड़ों में अलग अलग स्थानों पर, पहाड़ के नीचे वाले, सबसे नीचे वाले स्थान और पहाड़ के सबसे ऊपर वाले स्थान, इनको कहा जाता है। तो बंधुर अधित्यकाएँ अर्थात पहाड़ों की जो चोटियाँ हैं वो बंधुर है, उन पर किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ आदि नहीं है। और सब जो उपत्यकाएँ अर्थात वो स्थान जहाँ पहाड़ समाप्त होकर के मैदान शुरू होते हैं, पहाड़ों के और मैदानों के मिलने का समय स्थान, उसको उपत्यकाएँ, वो सरसब्ज होता है, अर्थात वहाँ पर सब कुछ बसा हुआ होता है, पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियाँ हैं। इनका लीला निकेतन है। निकेतन अर्थात घर होता है, लीला मतलब विभिन्न क्रियाकलाप। तो कहा गया है कि इन नदियों के लिए ये पहाड़ के विभिन्न स्थान इनके घर के समान है। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केले के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। यहाँ पर ये जो विभिन्न नाम आए हैं प्यारे बच्चों, ये जंगल में पाए जाने वाले पेड़ पौधों के नाम हैं। नदियाँ यहाँ से होकर के बहती हुई जाती हैं। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी ननखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। सिर धुनता होगा अर्थात वो इनको याद करता होगा, इनके लिए परेशान होता होगा कि मेरी बेटियां कहाँ चली गई हैं।
बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। यदि हम उत्तर में जाएं और हिमालय की ऊंची और विराट विराट मतलब बड़ी विशाल आकार वाली चोटियों से पूछें तो उनके पास में कुछ भी नहीं है। वहाँ न पेड़ पौधे हैं, न वनस्पतियाँ हैं, न जानवर हैं, नंगे पहाड़ और उनके ऊपर जमी हुई बर्फ़, इसके सिवाय उनके पास में कुछ भी नहीं है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। प्यारे बच्चों, ये सभी नदियों के नाम हैं, लेकिन जैसा कि हमने पाठ के नाम में ही जान लिया था, वहाँ पर लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है, इसीलिए उन्होंने यहाँ फिर से उनको हिमालय की बेटियों के नाम से ही पुकारा है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये हिमालय की दो सबसे बड़ी नदियाँ हैं और उनकी विभिन्न सहायक नदियों के नाम आगे लेखक ने बताए, जिनमें से रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल जिसको कुबा भी बोलते हैं, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी, ये सभी नदियों के नाम हैं जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र में जाकर के मिलती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। देखिएगा, दयालु हिमालय के पिघलते हुए दिल की एक एक बूंद, यहाँ पर लेखक ने बड़े ही काव्यात्मक ढंग में इसको व्यक्त किया है, लेकिन असल में यह कहना ये चाहता है कि हिमालय पर जमी हुई बर्फ बूंद बूंद पिघल करके ये नदियों के रूप में बहती है और ये बहते हुए समुद्र में जाती है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। पर्वतराज अर्थात हिमालय की ये दो बेटियां अर्थात सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इन दो नदियों के लिए कहा गया है कि ये नदियां समुद्र में जाकर के मिलती हैं, इसीलिए वो समुद्र क्या है, सौभाग्यशाली है, किस्मत वाला है कि उसको इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ मिली है। आगे देखिएगा, जिन्होंने मैदानों में ही नदियों को देखा है उनके ख्याल में शायद ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। अर्थात जिन्होंने इन नदियों को मैदानों में देखा है, मैदानों में ये बिल्कुल सपाट और शांत और धीरे धीरे बहती हुई नजर आती हैं, तो इनको सबको लगता है कि बहुत शांत होंगी, लेकिन ये हिमालय की गोद में बच्चियों की तरह, छोटी बच्चियों की तरह किस तरह उछलती हैं, कूदती हैं, आवाज़ें करती हैं, शोर करती हैं और तेज़ी से बहती रहती हैं, जैसे कि छोटी बच्ची बहती खेलती होंगी। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ, वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। लेखक ने फिर से इसमें मानवीकरण किया है। उन्होंने हिमालय को एक व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति बता दिया और उससे निकलने वाली नदियों को उनकी बेटियां बता दिया है, और वो नदियां जाकर के समुद्र से मिलती हैं तो समुद्र को उन नदियों का पति और हिमालय के लिए घर का दामाद बता दिया है। आगे देखते हैं, कालिदास के विरही यक्ष ने मेघदूत से कहा था। कालिदास ने जो मेघदूत रचना की है उसमें यक्ष यक्षिणी के पास में अपना मैसेज भेजता है, अपना संदेश भेजता है बादल के माध्यम से। उसी को संदर्भ बना करके यहाँ लेखक कहता है कि कालिदास के विरही यक्ष ने, विरही अर्थात जो विरह में जी रहा है, अर्थात जो अपने प्रेमी से बिछड़ करके जी रहा है, तो कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती नदी के को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। वेत्रवती बेतवा नदी, बेतवा नदी को प्रतिदान दे करके जाना प्रेम का। ऐसा बादल को यक्ष कह रहा है, और बादल क्या दान देता है, पानी का दान देता है। तो यक्ष ने बादल से कहा था कि जब तुम मेरी प्रेमिका के पास में संदेश लेकर के जा रहे हो तो रास्ते में बेतवा नदी आएगी, उस पर थोड़ी बारिश कर देना, वही तुम्हारा प्रेम का प्रतिदान हो जाएगा। प्रतिदान मतलब बदले में दिया हुआ, कोई हमें कुछ दे, हम बदले में उसको कुछ दे, तो वो प्रतिदान कहलाता है। आगे देखिएगा, ये बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। यहाँ पर ये कालिदास के लिए कहा गया है कि जब मुझे इन नदियों का ये चंचल रूप दिखाई दिया तो मुझे महाकवि कालिदास की याद आ गई, इसीलिए शायद उन्होंने भी यक्ष के रूप में बादल से कहलवाया था कि बेतवा नदी के ऊपर पानी बरसा के जाना। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। अर्थात जो कोई भी व्यक्ति देखेगा कि नदियां पहाड़ी घाटियों में अलग तरह से बहती हैं और समतल आंगनों यानी समतल मैदानों में अलग तरीके से बहती है, जुदा जुदा मतलब अलग अलग,
तो वह इस नतीजे पर पहुँचेगा कि वहाँ पर ये नदियाँ छोटी बालिकाओं जैसी होती हैं, इसीलिए उछलती कूदती खेलती रहती हैं, और जब ये मैदानों में आती हैं तो ये यौवनावस्था में आ जाती हैं और इसीलिए मंदर मंदर मंथ मंथ गति में चलती हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। अर्थात कोई भी माता बनने से पहले बेटियों के रूप में और छोटी बच्चियों के रूप में रहती ही हैं, तो अवश्य लेखक ने कहा कि हम इनको ऐसा देख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई समस्या नहीं है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। प्रेयसी अर्थात प्रेमिका, तो लेखक कहता है कि यदि हम इन्हीं नदियों में हमारी प्रेमिका को ढूंढ लें तो कैसा रहेगा। इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, और वह है बहन का स्थान। कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। अर्थात लेखक कह रहा है कि हम इन नदियों को बेटी, बहन, माता, पत्नी, प्रेयसी, प्रेमिका, कोई भी रूप दे सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी, तो लिंग जो कि तिब्बत में है की बात है। मन उचट गया था, अर्थात मन नहीं लग रहा था, तबीयत ढीली थी, तबीयत खराब थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। प्रगतिशील अर्थात बहते हुए जल ने। तन और मन ताज़ा हो गया, तो लगा मैं गुनगुनाने। क्या गुनगुनाया लेखक ने। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। तो प्यारे बच्चों देखिए, लेखक ने सतलज नदी को अपनी बहन के रूप में पुकारा है। क्यों? क्योंकि ये थकान महसूस कर रहे थे, इनका मन नहीं लग रहा था, इनकी तबीयत ठीक नहीं थी। ये थोड़ी देर के लिए नदी किनारे गए और नदी के पानी में बहते हुए नदी के पानी में अपने पैर डाले और उनकी तबीयत एकदम ठीक हो गई। तो अब ये कह रहे हैं गाते हुए, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हुआ मुदित मन हटा हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी ये बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति न टिके चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो ये कविता कवि ने गाई। आगे देखिएगा, इसी के साथ आपका एक पार्ट पूरा हो गया। कुछ शब्द जो आए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक आया है मुदित होना, मतलब प्रसन्न होना, और प्रकृति नटी, ये प्रकृति चित्रकार का नाम ऐसा कहा गया है। और देखते हैं कोई शब्द हो तो अचरज एक शब्द आया है, अचरज। अचरज का मतलब आश्चर्य होता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए ये आपका पाठ था हिमालय की बेटियां। अब इसके प्रश्नोत्तर पर हम लोग चलते हैं। ये आ गए इसके प्रश्न। आप लोग ध्यान से देखिए। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखता है। नदियों को माँ मानने की परंपरा काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक ने कहा है कि हम इन नदियों को हमारी बेटी के रूप में, हमारी माँ के रूप में, या फिर हमारी बहन के रूप में, हमारी प्रेमिका, प्रेयसी या पत्नी के रूप में भी मान सकते हैं, देख सकते हैं। ये हो गया भैया पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा देखो, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की विशेषताएं बताई गई है कि ये दोनों हिमालय से निकलने वाली सबसे बड़ी नदियां हैं, अर्थात हिमालय की सबसे बड़ी बेटियां हैं। लेखक ने साथ में ये भी कहा है कि ये हिमालय का दिल पिघलता रहता है और उसी से बूंद बूंद इकट्ठा होकर के बहती हैं और अंत में जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं। ये दोनों नदियाँ इतनी बड़ी हैं, इतनी महान है कि समुद्र भी इनको पा करके धन्य हो जाता है। तो ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न देखिए, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है, इसका कोई भी स्पष्ट उत्तर पाठ में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं कि काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता इसलिए कहा होगा क्योंकि ये नदियां हमें विभिन्न रूप में सहायता करती हैं और हम प्रारंभ से ही, प्राचीन काल से ही हमारी नदियों को पवित्र मानते आए हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आप लोग कहते होंगे गंगा मैया, ऐसा गंगा माता, नदियाँ माता। तो इस प्रकार से काका कालेलकर नदियों को, क्योंकि वो हमें माँ की तरह हमारा पोषण करती है, हमारा पालन करती है, हमें पानी देती है, हमारे लिए अनाज के लिए पानी देती है, पीने के लिए पानी देती हैं, हमारी धरती को सींचती हैं, और यही सारे काम एक माँ भी करती है। तो इसीलिए काका कालेलकर ने नदियों को माता कहा होगा। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय के पहाड़ों की, नदियों की, पेड़ पौधों की, नदियों के उछलने कूदने की, वहाँ जमी हुई बर्फ़ की, और विभिन्न बस्तियों की, पहाड़ की आदित्यकाओं और उपत्यकाओं की, इन सब की प्रशंसा की है। तो ये आपके चारों प्रश्नों के उत्तर हो गए प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेख से आगे वाले प्रश्न आपको पढ़ करके स्वयं हल करने, अनुमान और कल्पना आपको स्वयं पढ़ना है।
भाषा की बात देखिएगा, भाषा की बात। अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की है, ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। ये जो प्रश्न यहाँ दिए हुए हैं इनको आपको पढ़ना है, समझना है, और यदि आपको कोई भी समस्या आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। भाषा की बात वाले सभी प्रश्नों के बारे में मैं कह रहा हूँ। ये आपका पाठ आज का पूरा हुआ, हिमालय की बेटियाँ। थैंक यू। होमवर्क करके और मुझे अवश्य भेज दीजिएगा।